नेतन्याहू ने साफ कहा मेरे ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेरा ऑब्जेक्टिव यह था कि बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम आपके पास नहीं। ईरान के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने तेल अवीव में बिल्डिंग गिरा दी, हमने वहां स्टॉक एक्सचेंज में मार दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब है जो दान दिया है तेरे को अमेरिका ने, तू भी चौधरी नहीं है, चौधरी मैं हूँ और इनको कोई रोक नहीं सकता सर। ये बड़े खतरनाक लोग हैं क्योंकि ये जमीन पैलेस्टीनियंस की है और यहूदियों को हम पछाड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तो मुल्ला मुनीर सीधा बोल के जनाब हाजिर है, आप बताइए क्या करना है। जिहादी बिरयानी, भाई क्या बात है, आतंकी अचार, आत्मघाती नान, कातिल रायता, विस्फोटक वाइन, पूरी का हलवा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ फिर से सदाबहार दीपक सर हैं। और देश की समस्या हो, विदेश की समस्या हो, दुनिया की जानकारी आपको लेनी हो, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, ये जो बिग गेम चल रहा है, मुझे लगता है कि देश में कुछ ऐसे लोग जो आपको बेहतर समझा सकते हैं कि दुनिया में क्या आखिर चल क्या रहा है। वो चाहे मिडिल ईस्ट हो या भारत पाकिस्तान हो, भारत और बाकी दुनिया के देशों के रिश्ते हो, दीपक सर से बेहतर वो कहानी, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आसान भाषा में कोई बता नहीं पाता है। इसीलिए हम लगातार डीएनपी इंडिया बार-बार दीपक सर को परेशान करता है और इनके बिजी शेड्यूल में से सर हमारे लिए समय भी निकालते हैं। सर इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप बार-बार मतलब डीएनपी के दर्शकों को जो है, ज्ञान की बारिश आप रोक नहीं रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद ललित साहब, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आपने इतनी मेरी थैंक यू सर, तारीफ थैंक कर यू। दी। आई डिनाई ऑल द एलिगेशंस। मैं दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ, आपसे सीखता हूँ। और आपने कहा कोई समस्या होती है तो मुझे उसके बारे में मालूम है। मैं वादा करता हूँ कि समस्याओं का कारण मैं नहीं हूँ सर, वो समस्या हो जाती है, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप बात कर रहे थे ईरान और इसराइल की, वही आपका पहला हाँ प्रश्न सर। था। जी, 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 जी। यही बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा इतिहास में बहुत जल्दी से चले जाते हैं। 20वीं सदी के पहले दशक में, आई थिंक 1908 या 9, तेल पहली बार मिडिल ईस्ट में मिला था और वो एक उस समय देश होता था जिसका नाम था पर्शिया, उसको आजकल ईरान कहते हैं। और वो एक गोरे व्यक्ति ने वहां पे कुछ ढूंढा था, उसको मिला था। और फिर उसकी कंपनी जो थी उसमें बहुत सारे यहूदी काम करते थे। फिर अमेरिकन लोग भी इन्वॉल्व हो गए और सब विदेशी वहां आके तो पर्शिया में तेल निकालने लगे। अब इससे क्या होता है कि सब जब ये लोग जाते हैं, पश्चिमी लोग जहां पर भी जाते हैं तो अपने साथ अपना सिस्टम ले जाते हैं। वहां पे नाइट क्लब भी आ गए, बार भी आ गए, नाचना गाना हो शुरू हो गया, घूमना फिरना हो गया। ये हुआ था इन इन पर्शिया। अब वहां के लोग कहने लगे यार ये तो हमारी परंपरा नहीं है, भले ही पर्शिया बहुत लिबरल सोसाइटी था। तो वहां पर एक इजिप्ट में होते थे सर, उनका नाम था हसन अल बन्ना। ये मैं बात कर रहा हूँ 1920-30 के आसपास। उन्होंने कहा कि ये तो बस बिल्कुल गलत है, गोरों को बाहर निकाल देना चाहिए हमारे इलाके से और हमें शारिया लॉ लाना चाहिए। और उन्होंने फिर स्थापना की थी ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज और समथिंग, सोसाइटी ऑफ मुस्लिम ज्यादा कुछ, जिसको आप सोसाइटी ऑफ मुस्लिम ब्रदर्स, जिसको आजकल मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ना केवल मिस्र से, क्योंकि स्थापना इसकी मिस्र में हुई थी, पर सारे जो हमारा इलाका है यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी से सर लोगों के दिमाग में आया था कि यहूदी लोग जो हैं जहां भी आ जाते हैं बस जाते हैं, सारा धंधा कंट्रोल करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी इतिहास अब सब जानते हैं। फिर 48 में क्या होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ढेर सारा तेल है, ये तो आप जानते हैं, सबसे जो बड़े भंडार हैं वो वहीं पर हैं। ऑफकोर्स आजकल तो अमेरिका दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो जब ये तेल की बात हुई तो सोचने लगे कि ये सब तो ऑटोमन एम्पायर के सक्सेसर जितने देश थे वहां, ये तो सब शिया अरब्स हैं और ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमें पसंद नहीं करते, क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते, पश्चिम को पसंद नहीं करते, हो सकता है किसी भी वक्त हमें बाहर निकाल दें और ये सारा तेल जो है उसके साथ जो भी इन्होंने करना है करेंगे। तो फिर सर मेरा मानना है 1948 में एक चौकीदार को वहां बिठा दिया मुस्लिम समुदाय के बीच में कि अब आप जरा नजर रखिए, इनको स्टेबलाइज करिए। उस चौकीदार का नाम था इजराइल। अब वो धरती यहूदियों की है या पैलेस्टीनियंस की है सर, अगले 5 साल तक हम इसके बारे में बहस करते रहेंगे, कोई परिणाम हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर क्या होता है कि इसराइल पे हमला करते हैं ये लोग, इसराइल डिफेंड करता है, फिर से हमला होता है, फिर करता है, 2 3 4 बार ये चीज वहां पर चलती है। अब जो स्थिति है जो मैं देख रहा हूँ, शुरुआत की थी मिस्र ने, उसने कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट ने इसराइल से कहा यार टाइगर आपस में मत लड़े,
हम तो भाई भाई हैं, भाई में दोनों, पीपल ऑफ द बुक। आप भी किताब में विश्वास करते हैं, हम भी किताब में विश्वास करते हैं। आपके लिए बाइबल है, ओल्ड टेस्टमेंट है, हमारे लिए कुरान है। चलिए चलिए, अब खत्म करिए, जंग नहीं करेंगे। डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट वो हो गया। उसके बाद एक एक करके ढेर सारे अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ दोस्ती कर ली, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी करना चाहता था, फिर वो हमास ने आके कुछ पंगा वहां पर लिया। अब ये जब सिचुएशन बन रही है, एक देश, एक जो मिडिल ईस्ट का है ही नहीं, और जो सुन्नी भी नहीं है, जो शिया है, वो कहता है यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को मिटा दो इस दुनिया से। भाई जब आप ये उस धरती पे इलाके नहीं के, होने चाहिए, ये धरती पे यहूदी जैसी जमीन कुछ होनी नहीं चाहिए। अगर आप उस एरिया के हैं ही नहीं तो आपको क्या तकलीफ होती है? आप क्यों उनको मिटाना चाहते हैं? ये आपके दिमाग में क्या चीज है? क्या ये उस समय से चल रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड के टाइम से, कि यहूदी बड़े खराब लोग हैं? सारी दुनिया ने तो उनके साथ शांति कर ली है, भारत में भी कई बसे हैं, बड़े खुश थे यहाँ पर। आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या चाहते हैं आप? फिर ईरान जो है, सर अब भारत की बात लीजिए, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वेरी गुड। क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमारे को खतरा पेरू से नहीं था, हमारे को खतरा पापुआ न्यू गिनी से नहीं था, हमारा खतरा चीन से था। मैंने कहा कि भाई वो उसने हमसे पहले 1964 में टेस्ट किया था, हाँ, अब हम हमने भी तो कुछ कर। पाकिस्तान का सोचा भी नहीं, हमने तो चीन का ही सोचा था। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान तो एक पिस्तूल का देश है, हमें को परवाह नहीं थी उसकी। तो हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया। ईरान क्यों कर रहा है? उसको किससे खतरा है? इजराइल मैं समझ सकता हूँ, कहते हैं कि उसने अपना क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है 1960 के दशक से, 70 में भी उसको बढ़ाते रहे। नेगेव डेजर्ट में कोई प्लांट है जहां पर वो चीजें रखते हैं। इजराइल को अपने अस्तित्व का खतरा है। जितनी बार इजराइल पे हमले हुए हैं, इजराइल को यहां से बाहर निकालो, ये पैलेस्टीनियों की धरती पे यहूदी कहां जाएंगे? इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इस्लामिक समुदाय को बहुत हमदर्दी है पैलेस्टीनियन से, कोई उनको स्वीकार नहीं करना चाहता। सब बातें बहुत बात करते हैं, फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। वेरी गुड, ग्रेट आइडिया। तो आप उनको क्यों नहीं स्वीकार करते हो? क्योंकि जॉर्डन में 1970 में जो हुआ था सबको अभी तक याद है। पैलेस्टीनियंस को पनाह दे दी थी जॉर्डन के शहंशाह ने, तो 67 वॉर के बाद जब जब इसराइल ने गोलन हाइट्स ले लिया था, सिनाई डेजर्ट ले लिया था, और कुछ और टेरिटरीज वहां पे ले ली थी, तो ये लोग भाग गए पैलेस्टीनियंस, डायस्पोरा बन गए, ओवरसीज चले गए। और फिर वो शहंशाह जो थे, अब्दुल्ला था शायद, किंग अब्दुल्ला उस समय वहां पर, उन्होंने कहा आ जाओ भाई, बस जाओ। 2-3 साल तक बसे, उसके बाद एक दिन गए शहंशाह के पास, बोलते हैं टाइगर सुन, अब ये तेरा देश नहीं है, तू भाग जा यहाँ से, अब ये हमारा देश है। फिर उसने अपनी फौज को कहा ठोको इनको, और फौज जो था उसका एक एडवाइजर था जिसका नाम था जियाउल हक, जो बाद में आतंकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बना था। ये कहानी है। बेसिकली इनको कोई चाहता नहीं है। अब यहूदी कहाँ जाएंगे? 57 देश हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के, एक भी नहीं चाहता पैलेस्टीनियंस को। ये सच्चाई है सर, ये कठोर सर, सच्चाई है। ये कभी जो ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसमें हमने देखा कि मतलब इसराइल को जो करना था उन्होंने किया, फिर ईरान ने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। इसमें जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसराइल का था या फिर अमेरिका का था, वो हमें दिखा कि भाई जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने हासिल किए। आपके मिलिट्री कमांडर हो, आईआरजीसी के प्रमुख हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, उन्होंने पोस्टर दिखा दिए दुनिया को कि भाई साहब हमने इनको निपटा दिया। अगले दिन किसी और को चुना, उसको भी निपटा दिया। बाद में न्यूक्लियर साइट्स को हॉर्दो और बाकी जगहों पर जो किया वो B-2 बॉम्बर्स ने वो किया। ईरान के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने तेल अवीव में बिल्डिंग गिरा दी, हमने वहां स्टॉक एक्सचेंज में मार दिया। अभी जो ये कह रहे थे, ये सब यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कूद रहे थे कि खामनेई 85 साल का योद्धा, वो अमेरिका को पानी पिला देगा। तो ये चीज समझ नहीं आई सर कि मतलब ये जो कतर में हमला किया है, वहां कोई अमेरिकी मच्छर भी मरा है उस हमले में कि नहीं? नहीं, इसमें सीधी बात ये है सर कि आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो लोग बहुत फुदक रहे हैं कि अमेरिका ने को ईरान ने अमेरिका पे हमला करके आपको पता है कि न्यूयॉर्क में ईरानियन फौज पहुंच गई है, वॉशिंगटन में भी पहुंच गई है, शिकागो में भी पहुंच गई है। आपको नहीं मालूम है? लेटेस्ट न्यूज है, इन लोगों से पूछो बता देंगे। वहां जाके ठोक पीट रहे हैं वो अमेरिका की फौज को, और अमेरिकन भाग रहे हैं, ईरानियन फौज को देखकर डर गए हैं। और ईरानियन फौज गई कहां से? उनके पास पानी के जहाज तो है नहीं, वो तो सब डुबो दिए, एयरक्राफ्ट भी नहीं है, वो तैर के गए हैं समुद्र में, नहीं पता आपको? और वो जैसे तैर रहे थे कहते जा रहे थे हेलो 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 हेलो, तो वहां पहुंच गए। तो सर इसमें बेसिक चीज ये है
नेतन्याहू ने साफ कहा मेरे ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेरा ऑब्जेक्टिव यह था कि बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम आपके पास नहीं होना चाहिए, उसने कर दिया। कई लोगों को तो आपने बता रहे हैं अपनी हुरों के पास भेजा, पता नहीं इनको कितनी हुरें मिलती हैं, वो जो भी जितनी भी मिलती हैं वो मिलती हैं। दूसरा, अमेरिका का उद्देश्य था कि आप कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे इसराइल को थ्रेटन करने के लिए, वो भी अचीव हो गया है। ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव था कि देखिए मैं शहंशाह हूं इस एरिया का, अरे सऊदी अरेबिया तेरे पास तो दोनों मस्जिदें होंगी, तू शहंशाह नहीं है। अरे तुर्की है, तू तो ऑटोमान है, तू शहंशाह नहीं है। अरे पाकिस्तान, तेरे पास अगर एक आधा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो दान दिया है तेरे को अमेरिका ने, तू भी चौधरी नहीं है। चौधरी मैं हूं। कोई स्वीकार नहीं करता क्योंकि शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत डीप है। तो ईरान का ये बताना चाहता था दुनिया को कि आप सब लोगों ने यहूदियों के साथ दोस्ती कर ली है, उनसे मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन मैं डटा हुआ हूं क्योंकि ये जमीन पैलेस्टीनियंस की है और यहूदियों को हम पछाड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए मैं अकेला लड़ रहा हूं, कितना महान योद्धा हूं। दिस इज टोटल नॉनसेंस। अब उन्होंने सीज फायर क्यों लिया है? उन्होंने सीज फायर इसलिए किया सर, ये जो जो बार बार ये यूनाइटेड नेशन में जाके गुहार लगाते हैं, रूस पहुंच गए बचाओ, इधर जा रहे हैं बचाओ, हमारे से भी बात किए, कुछ करिए, रोकिए उसको, क्योंकि उनको मार बहुत पड़ी है। एक होता है सर आपकी आइडियोलॉजी, आप चलिए उसको, वो आपको मुबारक हो, आप बचा के रखिए। दूसरा होता है आपकी आर्थिक ताकत, वो बिल्कुल खत्म हो गई। प्रतिबंध तो पहले लगे थे, ईरान का तेल हम नहीं खरीदते। अब ईरान की जो 80% जहां पे इन्फ्लेशन है, महंगाई भट्टा, जहां पर 60% लोगों, यंग पीपल के पास नौकरियां नहीं है। क्यों बगावत नहीं हो रही? क्योंकि जो आयतुल्ला लोग थे उन्होंने ईरानियन फौज पे तब भी और आज भी जब वो आए वो भरोसा नहीं करते। फौज तो बैठी हुई है बॉर्डर पे, सीमा पर, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को है और इनको कोई रोक नहीं सकता सर। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। जैसे आप हैं, आपने जो कमीज पहनी है उनको पसंद नहीं है, चलिए जेल में। आपने ये रंग की कमीज क्यों पहनी है? तो वो जो है औरतों को उठा के ले जाते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने सिर को क्यों नहीं ढका, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। ईरान के लोग, मेरा मानना है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, उस एरिया में 20 साल रहा हूं, मेरा ये मानना है कि वो खुश नहीं है आयतुल्ला रेजिम के साथ। लेकिन समस्या क्या है? हमारे सामने नाइटमेयर क्या? मेरे घर में मैं नाखुश हूं क्योंकि जो सरकार मेरे घर में जो हुकूमत है उसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, वो खुद ब खुद आके अपने आप को थोप गए हैं मेरे पास, और फिर उसने अपनी ये फौज बना दी है, पुलिस वाले जो आके मुझे पीटते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? मैं इनको पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वहां तो पश्चिमी देश बैठे, अब वो कहेंगे हम आपको फ्रीडम देंगे, लिबर्टी देंगे। तो मैंने देख लिया मुझे क्या दिया था इराक में, सीरिया में, लिबिया में, यमन में, बहुत फ्रीडम और लिबर्टी दी थी, गदर हो गया था वहां पर। अब मुझे क्या चूज करना है? यहाँ तो मैं अपने घर के अंदर बैठा रहूं, इनकी बातें सुनता रहूं, इनसे मार खाता रहूं, ये मुझे दबाते रहे, मैं मुंह खोलूंगा तो मुझे ये खत्म कर देते हैं। या फिर एक अनसर्टन फ्यूचर, पश्चिम पे सारी दुनिया ने देखा है वो क्या करते हैं, उन पे मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं? ये नाइटमेयर है ईरान के लोगों का। अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने बुरी तरह से ठोका है। मेरा मानना है सर कि शायद अब ईरान के लोग, ऑर्डिनरी लोग, मेरी तरह, आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मेरी तरह के ऑर्डिनरी लोग सड़क पे उतर आएंगे और कहेंगे बस इनफ। क्योंकि अगर इजराइल ने ठोका है उनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को, साइंटिस्ट को, सर भगवान ने नहीं बताया इजराइल को कि ये लोग कहां छुपे हैं, ये उन्होंने खरीद लिया, ये उन्होंने खरीद लिया है। इजरायली, ईरानियन इंटेलिजेंस, ईरानियन मिलिट्री को उन्होंने बताया, उन्होंने सारा मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं इजराइल। और तीसरा, जैसा उन्होंने 1953 में किया था जब मुसद्देक को हटाया था, जिसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था, ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलकर उसको भगा दिया था। तीसरी चीज ये होगी जब लोग सड़कों पे उतर आएंगे। सर 100 लोग चाहिए होते हैं एक सुनामी चलाने के लिए, वो 100 के 100 मैंने देखा है ना टूनिसिया में सर, ये अरब स्प्रिंग जिसको आप कहते हैं 2011 में, मैंने ये देखा है टूनिसिया में, मैंने इजिप्ट में देखा, मैंने लिबिया में देखा, मैंने सीरिया में देखा। लोग सड़क पे उतर आते हैं और फिर जो 10, 12, 25, 100 लोग हैं वो एक सुनामी बन जाती है, कारवां चल पड़ता है, फिर उसको रोकना नामुमकिन है। हो सकता है, मेरा ख्याल है ट्रम्प भी चाहता है कि ये हो। ईरान के लोग तंग आ चुके हैं। क्या चाहते हैं वो सर? इस्लाम से तो पेट भरता नहीं है, वो चाहते हैं भाई खुशहाली हो, बड़ा लिबरल सोसाइटी होती थी शाह के टाइम में, खाओ पियो ऐश करो, घर में होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, और क्या चाहिए। सो आई बिलीव दैट ये लोग जो हैं वहां पर वो ही सत्ता
परिवर्तन करेंगे। अब होता है कि नहीं होता, कितनी जल्दी होता है कहना मुश्किल है, मेरा मानना है बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अली सर ये खमेनी जो साहब पाकिस्तान वाले हैं जिनको आप मुनिया कहते हैं, पिंजरे वाली, पिंजरे वाली पिंजरे वाली, हाँ पिंजरे वाली हाँ मुनिया, तो ये तो लंच करने गए हुए थे, तो लंच करने में इसने क्या दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ऑफर किया होगा इसने, और क्या पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में? मैं आपको बता देता हूँ मेन्यू क्या था वहां पे भोजन का, मेरी सीक्रेट सर्विस ने मुझे बताया, बड़ा अच्छा मेन्यू था। बाय द वे आतंकिस्तान का जो गृह मंत्री है वो भी गया था, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया लंच रूम में, उसको बाहर बिठाया कि भाई तू किचन में चला जा, वहां पे कोई 2-4 रोटी के टुकड़े होंगे तो खा लियो। मेन्यू क्या था, जिहादी बिरयानी, भाई क्या बात है, आतंकी अचार, आत्मघाती नान, कातिल रायता, विस्फोटक वाइन, पूरी का हलवा। देखा क्या मजेदार भोजन उनको खिलाया वहां पर। ये गया था कहने के लिए सर कि इसको ट्रम्प ने बुलाया था, कि बहाना था कि तूने मुझे नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया। पीस प्राइज तो बिल्कुल बेकार की चीज है। हाँ नोबेल प्राइज फिजिक्स से मिले, केमिस्ट्री के मिले, बायोलॉजी के लिए मैं समझ सकता हूँ। पीस प्राइज वो मोहम्मद यूसुफ खान जो बांग्लादेश वाला है उसको भी दे दिया था, बेकार की चीज है। तो मेरा मानना यह है कि इसको बुलाया गया कि देख टाइगर, तूने, बहाना ये था कि तूने मुझे नॉमिनेट किया, मैं तुझे लंच पे बुला रहा हूँ। और फिर बोला गया टाइगर मैं अब ठोकने लगा हूं ईरान को, लेकिन जो मेरे भारी बॉम्बर हैं वो बड़ी दूर हैं, या तो वो तेरे बेसिस से उड़ेंगे जैसे मेरे जहाज उड़ते थे तालिबान को ठोकने के लिए, या फिर अगर मेरा कोई पायलट गिर जाता है, बेल आउट करता है, तो उसको वापस आना है और फिर तुझे उसको वापस लाना पड़ेगा। तो मुल्ला मुनीर सीधा बोल के जनाब हाजिर हैं, आप बताइए क्या करना है। तो ये सर कहना कि वो 40 घंटे उनका जहाज वहां से उड़ा और इतने 1000 किलोमीटर गया, फिर बॉम्ब करके गया, 40 घंटे कौन सा पायलट अपना जहाज संभालता है सर। ये प्लेन्स पहले ही पाकिस्तान आ गए थे या सऊदी अरेबिया में आ गए थे, वहां से उड़े हैं, जाके ईरान को ठोका है, फिर वापस आ गए हैं। तो ये तो मेरा मानना है कि ये सच्चाई है। और बदले में मुनरिया को क्या मिलेगा, भाई तेरे को थोड़ा बहुत एक ये जहाज दे देंगे, एक वो दे देंगे। लेकिन फिर जब इस्लामिक समुदाय ने कहा कि पाकिस्तान तू तो बड़ा चौधरी बनता है, आपने तो आलोचना नहीं की अमेरिका की, तो खड़ा होकर बोला नहीं नहीं बड़ी गलत बात की है, नहीं होना चाहिए था, मुनरिया ने मुंह नहीं खोला। तो अब मेरा मानना है कि सत्ता परिवर्तन दो जगह होगा, एक ईरान में होगा और एक आतंकिस्तान में होगा। पिंजड़े वाली मुनरिया जो है वो, ये बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, उसने तो अपना नाम भी बदल लिया, मुझे पता नहीं नया नाम क्या, उसने कहा था ना मैं नाम बदल दूंगा अपना अगर मैं भारत से आगे नहीं निकल गया, अभी तो पीछे है। तो अब मुझे मेरा मानना है कि वो भी अब जब लौटेगा वापस अपने देश में, मुल्ला मुनीर, वो बोलेगा, ये पिंजड़े वाली मुनरिया जो बोलेगी कि भाई शरीफ अब चल तू जा सऊदी अरेबिया, तेरे लिए कमरा बुक हो गया, वहां बैठ के दिन रात तू नमाज पढ़ा कर, बाकी सब देश मुझ पे छोड़ दे। ये आप देखेंगे सर इसी महीने में सर ये ट्रम्प साहब को क्या हुआ है? ट्रम्प साहब हर बार सीज फायर, ये कौन सी गोली उन्होंने खा ली है? वो भारत पाकिस्तान का भी सीज फायर करा रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हमने रशिया यूक्रेन भी सीज फायर करा दिया है। उनको मोदी साहब ने समझाया भी, 35 मिनट समझाया फोन करके। अब वो कह रहे हैं ईरान इजराइल सीज फायर करा दिया और दोनों एक दूसरे पे मिसाइल ठोक रहे हैं। तो सर जब उसने हमारा भी जो सीज फायर कहता है मैंने करवा दिया था, तो पाकिस्तान ने फिर शुरू कर दिया था दंगा करना। अब कहता है कि मैंने कांगो और रुवांडा के बीच में सीज फायर करा दिया, वो फिर वहां पे जंग शुरू हो गया। वो जिसके बीच में सीज फायर कराता है 5 मिनट के बाद तो फिर वो गोली बरसनी शुरू हो जाती है। इसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग इसकी इज्जत करते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा पर्सनैलिटी के बारे में बताइए सर कि चक्कर क्या है, कहीं उम्र हावी हो गया क्या? जिसको डॉक्टर्स कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, नार्सिसिज्म नरगिसी पर्सनालिटी। मैं सबसे होशियार, मैं सबसे शक्तिशाली, मैं सबसे बुद्धिमान, ये नहीं कह सकता मैं सबसे हसीन, वो तो मैं हूं दीपक कोड़ा, लेकिन वो उसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। वो चाहता है कि सारी दुनिया कहे कि मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, और अगर आप मेरे यहाँ आएंगे, मेरी चमचागिरी करेंगे तो मैं आपको कहूंगा डार्लिंग डार्लिंग, मेरी चमचागिरी नहीं करेंगे तो मैं आपको ठोकूंगा। बेसिकली उसका ये जो है क्या कह सकता हूँ, उसका ये एक तरह का ये मेडिकल कंडीशन होती है, मैं डिसऑर्डर नहीं कहूंगा, एक मेडिकल कंडीशन होती है कि वो चाहता है कि सारी दुनिया उससे मोहब्बत करे, नार्सिसिज्म। अब वो नार्सिसस की कहानी आप विकिपीडिया पे पढ़ लेना, कौन था जो अपने आप से इतनी मोहब्बत कर बैठा
फिर उसने कुएं में देखा, अब उसका अपना चेहरा नजर आया, इसने कहा अरे मेरे से जैसा खूबसूरत कौन है, मैं ठोकता हूँ, फिर कुएं में चला गया उसको ठोकने के लिए और मर गया। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, ये उसका लेजेंड है। तो ऐसी चीजें जो है मैं देख रहा हूँ। लेकिन अमेरिका के बारे में ये भी सच है सर कि जो जिन हथियारों का उन्होंने प्रयोग किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए, वो कोई बॉम्ब को कोई ये नंबर देता है, वो नंबर देता है, बॉम्बर का ये नंबर है, वो नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट इज अमेरिका के पास वो साधन है जो और किसी के पास नहीं है। और ईरान ने जो सीज फायर एक्सेप्ट किया है अपने लोगों को कहने के लिए, देखो मैं कितना बहादुर हूं, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने इसराइल को माफ कर दिया है। लेकिन असल में उसको पता है कि अगर सीज फायर ना लेता तो डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा अपने वही जो हथियार थे, वही बॉम्ब थे, उनसे ठोकते उसको बुरी तरह से। ये उसका मानना था सर, इसीलिए मैं समझता हूं कि उसने सीज फायर एक्सेप्ट किया। सर पूरे मिडिल ईस्ट में कम से कम 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं। सीरिया, टर्की, ईरान और सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, सब जगह उन्होंने जहां मारा है वहां क्या अमेरिकी मच्छर भी मरा है? वो किस लिए मारा है? केवल नैरेटिव के लिए कि उनके अपने लोगों को लगे, जो डोमेस्टिक गैलरी है उसको प्ले करने के लिए कि देखिए जी हमने अमेरिका को जवाब दे दिया। और क्या है सर, कतार में जाके उन्होंने कुछ, लोग तो कहते हैं पहले बता दिया था कि भाई देख हम आ रहे हैं, हम 12 मिसाइल फेंकेंगे, 11 में पानी भरा होगा, 12वीं में भूसा भरा होगा, फिक्र मत करो हम कुछ नहीं करें। लेकिन अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो हमने मिसाइलें, हमने पंगा ले लिया अमेरिका के साथ। जैसे यहाँ पर भारत में भी मुल्ले कह रहे हैं अरे ईरान कितना अच्छा देश है, देखो उसने अमेरिका को धूल चटवा दी। यार कहाँ अमेरिका को धूल चटी? दुनिया में किसी में ताकत है? ये अब सारी दुनिया ने देख लिया ये बॉम्ब क्या क्या कर सकते हैं। किसी देश पे अगर फेंक दिए उसने, वहां तो तबाही मच जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप क्वाइट केपेबल है। अगर आप अमेरिका से पंगा लोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता। तारीफ तो एक ही चीज है, मैं और भी बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। जानते हैं ना, जहां से तेल, दुनिया की नंबर 1 आर्टरी है तेल के लिए। भाई टाइगर देखो, जब इराक ईरान का जंग चल रहा था 8 साल तक, 80 से लेके 88 तक, तब सदाम हुसैन भी ब्लॉक नहीं कर पाया था सर। एक स्ट्रेट्स को ब्लॉक करना बड़ा मुश्किल है। क्या करोगे यहाँ तो आप, ये तो नहीं है कि यहाँ के मुल्ला लोग तो आपको कहेंगे जी वो अपनी एक चप्पू वाली नाव को डुबो देगा, वहां ब्लॉक हो गया या क्या। आई मीन वो यहाँ तो वो फिर वहां पे माइंस बिछाएगा, यहाँ पर अपनी सबमरीन रखेगा। ये ईरान के पास क्षमता नहीं है। और अगर ब्लॉक मान लीजिए किसी ना किसी ने कल कोई हुरी आके उसको दे देती है, ले भाई माइन वहां पे लगा दे, तो फिर क्या होगा कि उसका अपना एक्सपोर्ट जो है तेल का, चीन खरीदता है। चीन का तो सारा वहीं से आता है, क्योंकि गदर पोर्ट तो अभी तक काम नहीं कर रहा है। तो चीन का जो इंपोर्ट आता है तेल का ईरान से, चीन तो उसको कच्चा खा जाएगा कि तूने क्यों बंद कर दिया इसको। तो ये चीजें हैं सर जो हकीकत है। एक तरफ होता है आइडियोलॉजी, एक तरफ होता है अफसाना, और एक होती है हकीकत। क्षमा कीजिएगा मैं सर एक अपनी फाइनल सवाल और फिर इसको बंद करेंगे। एक चीज मुझे समझाइएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब बैठ के आनंद ले रही हैं, मजा ले रही हैं जो कुछ ईरान में हो रहा है, पाकिस्तान में और हमारे यहाँ। ये सब बहादुरी के किस्से बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इजराइल हार गया, ईरान जीत गया, ट्रंप की हवा खराब हो गई। ये चक्कर किस लिए है? अगर सऊदी अरब का मुसलमान नहीं सोच रहा ईरान के बारे में, हमारे यहाँ लोग झंडा क्यों उठा के घूम रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि सर, जरा हमारे क्योंकि दर्शकों को समझाइए। क्योंकि 57 जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के, जब जब उन देशों ने किसी पश्चिमी ताकत के साथ या इसराइल के साथ या हमारे साथ जंग किया है, तो वो पिटे हैं, वो कभी जीते नहीं है। तो अभी अपने लोगों को बताना है इस्लाम के नाम में धर्म करेंगे जीत जाएंगे, नहीं जीतोगे टाइगर। सिर्फ धर्म का नाम लेने से कुछ नहीं होता। या आतंकिस्तान तो कई बार पिटा है, वो तो टूट भी गया था। इजिप्ट पिटा है, सीरिया पिटा है, लीबिया पिटा है, सब जगह। तो ये बता दें इसलिए कि हमने शारिया को भूल गए हैं इसलिए हमें मार पड़ रही है, तो ले आओ शारिया को, क्या फर्क पड़ता है। जिन देशों में शारिया उसको भी मार पड़ेगी। सर वो ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई चीज मिल जाए जो हम दुनिया को कह सकें कि टाइगर हम अभी हैं, यानी टाइगर अभी, इस्लामिक टाइगर अभी जिंदा है। ये मत सोचो कि हम खत्म हो गए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। तो फिर ऐसी कोई सीज फायर हो जाती है, चंद्रमा पर जब जंग होएगा, चांद और सूरज के बीच में सीज फायर होगी, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मैंने करा दी है, तो ये मुल्ले लोग बोलेंगे देखो जी सीज फायर होगी, ये चांद कितना बहादुर है, सूरज को पीट दिया उसने। तो ये चीजें तो कहने की, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने देखी है इस्लामिक समुदाय की ताकत, लेकिन
दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर बहुत शुक्रिया डीएनपी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।